उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शंस का अनाउंसमेंट हो गया। इस पूरी राजनीतिक प्रक्रिया में दो दल हैं जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर है और दो चेहरे हैं जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर है, जिनका इम्तिहान है। दो दल, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी। मैं यहां पर यह भी स्पष्ट कर दूं कि बीएसपी और कांग्रेस भी इस चुनाव में अपनी उपस्थिति रखेंगे। बीएसपी तो सभी सीटों पर लड़ रही है जहां बाई इलेक्शन है, सभी पर। कांग्रेस को भी मेरे ख्याल से समाजवादी पार्टी 1 या 2 सीट जरूर देगी, लेकिन उन दोनों के प्रदर्शन को हम उनकी साख दांव पर है ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि उनकी भूमिका सीमित है। अब बीएसपी के पास भी अभी कोई बहुत बड़ा जनाधार नहीं बचा उत्तर प्रदेश में। उनका वोट प्रतिशत जो है वो दहाई से घटते घटते इकाई में आ गया। और कांग्रेस की स्थिति तो है ही, समाजवादी पार्टी के वो साथ है, इसलिए महत्वपूर्ण हो सकता। लोकसभा के चुनाव में उन्होंने 6 सीटें जीती, अन्यथा उनका अपना अस्तित्व अभी भी उत्तर प्रदेश में कमजोर है। इसीलिए मैंने कहा कि दो पार्टियों की साख दांव पर है और दो चेहरों की साख दांव पर है। इन दो चेहरों का भी इम्तिहान है, योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव। योगी जी को भाजपा के ऊपर जो डेंट लगा है लोकसभा के चुनाव में, उस डेंट को हटाना है। भाजपा के आत्मविश्वास को वापस लाना है इसी बाई इलेक्शंस के जरिए। आत्मबल को वापस लाना है इसी चुनाव के जरिए, ताकि एक मैसेज भाजपा दे सके कि ना, एक बार गफलत हुई लेकिन हमने चीजें नियंत्रण में कर ली वापस, और आज हम अपने विरोधियों से मीलों आगे हैं। ये भाजपा के लिए मैंडेटरी है उत्तर प्रदेश में ये संदेश। 27 की लड़ाई इसी संदेश से मजबूत होगी। और दूसरी ओर अखिलेश यादव भी हैं, वो अपने जीवन का सबसे अच्छा प्रदर्शन करके आए हैं लोकसभा चुनाव में। अपनी पार्टी के अब तक के इतिहास में सबसे अच्छा प्रदर्शन करके आए हैं। 37 लोकसभा की सीटें जीत कर आए हैं। तो स्वाभाविक है कि उनका आत्मबल और उनकी अपेक्षाएं दोनों चरम पर होंगी। अब समाजवादी पार्टी को साबित ये करना है कि लोकसभा चुनाव में उसके पास जो जनाधार आया, जो सफलता आई, वो उस सफलता का स्वाभाविक हकदार है। वो उस सफलता की स्वाभाविक हकदार है। इसलिए उसको अपनी उस लोकसभा चुनाव वाली सफलता को एक बार दोहराना होगा इस बाई इलेक्शंस में। अगर उपचुनाव के रण में अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव जैसा प्रदर्शन कर पाए तो चहुओर जय जय, और नहीं कर पाए, स्थितियां वैसी बन गई जैसे 14 के लोकसभा चुनाव में बनी थी या 19 के लोकसभा चुनाव में बनी थी, वैसी परिस्थितियां बन गई इस बाई इलेक्शन में, तो फिर माना जाएगा कि तुक्का था। लोकसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए तुक्का शायद था, एक बार हो गया, अब वो बार बार चीजें दोहराई नहीं जा सकी। इसीलिए मैंने कहा ये चुनाव इन दो बड़े चेहरों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और लार्जर पर्सपेक्टिव में देखिए, बड़े फलक पर देखिए, तो 27 में मुख्यमंत्री पद के दावेदार के रूप में यही दो चेहरे सबसे आगे होंगे। इंडिया अलायंस अगर तब तक रहा तो उस तरफ से अखिलेश जी और एनडीए की तरफ से योगी आदित्यनाथ। यही दो चेहरे हैं जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में की धुरी हैं। बाकी अगर फिल्म के संदर्भ में कहूं तो बाकी दल या नेता जो हैं वो मुख्य किरदार में नहीं है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। मेन रोल में, लीड रोल में यही दो लोग हैं। बाकी फिल्म में तो बहुत सारे किरदार होते हैं, छोटे छोटे किरदारों में हैं तमाम दल, लेकिन जो मुख्य किरदार है वो ये दो हैं। और इसीलिए मैंने कहा इन दोनों का इम्तिहान है इस बाई इलेक्शंस में। दोनों को अपनी अपनी पार्टी के आत्मबल को बनाए रखने के लिए, बचाए रखने के लिए जी जान एक करना होगा।
और बाई इलेक्शंस का परिणाम 27 की पटकथा भी लिखेगा। 27 का जो रोड मैप होगा उस पर इस बाई इलेक्शंस के नतीजों का बड़ा असर होगा, ये तय जानिए। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की, जरा उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएं और फिर बहस में चलते हैं। उत्तर प्रदेश का सियासी मैदान, एक और चुनावी इम्तिहान। लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश की परिधि में एक और चुनावी परीक्षा की तारीख तय हो गई है। तमाम कयास और किस्सा गोई के बीच चुनाव आयोग ने यूपी में होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। यहां 13 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को काउंटिंग होगी। दरअसल उत्तर प्रदेश में वैसे तो 10 सीटों पर चुनाव होना है, लेकिन मिल्कीपुर की सीट का मुद्दा अदालत के आंगन में होने के चलते मंगलवार को इस सीट पर चुनाव का ऐलान नहीं हुआ। मिल्कीपुर सीट पर पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा ने साल 2022 में हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हालांकि अब उन्होंने याचिका वापस लेने का ऐलान कर दिया है। चुनाव का जब घोषणा हुई तो मिल्कीपुर विधानसभा में घोषणा नहीं हुई। हालांकि हम 1-2 दिन में इसमें पिटीशन को विड्रॉ करेंगे और विड्रॉ करके उसके बाद इलेक्शन कमीशन को भी इन्फॉर्म कर देंगे। यूपी की 10 सीटों के दंगल में मिल्कीपुर पर सबकी नजर जमी है। अवधेश प्रसाद के अयोध्या से जीतने और उपचुनाव में सीएम योगी के दौरों को लेकर यहां की चर्चा सबसे ज्यादा है। वहीं इन तारीखों में मिल्कीपुर का ऐलान न होने पर विपक्ष ने इसे मुद्दा बना लिया है। सपा मुखिया अखिलेश यादव का तंज ये कि जिसने जंग टाली है समझो उसने जंग हारी है। सपा की सहयोगी कांग्रेस भी इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की कोशिश में दिखाई दे रही है। विपक्ष के वार पर बीजेपी की तरफ से भी पलटवार किया गया। तो समाजवादी पार्टी सवाल ये पूछना चाहती, क्या माननीय न्यायालय का कोई आदेश है कि मिल्कीपुर का चुनाव न कराया जाए? और समाजवादी पार्टी एक सवाल और पूछना चाहती है चुनाव आयोग से कि कानपुर में जिस सीट पे चुनाव हो रहा है इरफान सोलंकी की याचिका भी माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। अगर ये पॉइंट की मिल्कीपुर की याचिका माननीय न्यायालय में विचाराधीन है तो याचिका तो कानपुर में भी इरफान सोलंकी की भी विचाराधीन है, लेकिन उस पर चुनाव हो रहा। तो इन सवालों का जवाब चुनाव आयोग को देना पड़ेगा। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर नहीं तो सवाल उठेंगे और चुनाव आयोग को अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। वहीं उपचुनाव के इस दंगल में तैयारियों की तस्वीर देखें तो सपा ने 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। हालांकि कांग्रेस से सीट बंटवारे का अभी कोई ऐलान नहीं हुआ है। वहीं बीजेपी ने उम्मीदवारों का ऐलान तो नहीं किया, लेकिन टॉप 5 नेताओं को प्रभारी वाला टास्क जरूर दे दिया है। सीट बंटवारे का मुद्दा अभी बीजेपी और उसके सहयोगियों में भी अनसुलझा है। राष्ट्रीय लोकदल और निषाद पार्टी की नजरें भी बीजेपी पर जमी हुई हैं। खबर ये भी है कि बीजेपी केवल राष्ट्रीय लोकदल को 1 सीट दे सकती है, वहीं निषाद पार्टी खाली हाथ रह सकती है। देखिए, सीट तो 9 सीट पर अब हम पहले 10 की तैयारी थी, अभी हम लोग 9 सीटों की तैयारी है, 9 पर प्रभारी हैं और एनडीए का जो भी प्रत्याशी आएगा उसको हम लोग जीत दर्ज कराएंगे। और भारतीय जनता पार्टी के और तमाम नेतृत्व से बात हुई है, मिल बैठ के हम लोग जो भी वो उन्होंने वादा किया है कि निश्चित रूप से निषाद पार्टी को सम्मान रखा जाएगा। हर सहयोगी दल को सम्मान साथ लेकर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। बहरहाल उपचुनाव का ये घमासान बीजेपी और विपक्ष दोनों का बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका दे चुके इंडिया गठबंधन को जहां खुद को फिर से साबित करने की चुनौती है, तो वहीं बीजेपी और सहयोगी दलों के सामने अपना वर्चस्व वापस पाने की बड़ी लड़ाई। ऐसे में सवाल यही है कि सजने वाला है यूपी में उपचुनाव, किसका चलेगा दांव? अहम सवाल ये कि क्या उपचुनाव में सीएम योगी और अखिलेश यादव का है असली इम्तिहान? मिल्कीपुर का सस्पेंस भी लगभग खत्म हो गया। मानिए जिस याचिका के लंबित होने के चलते कल चुनाव आयोग ने मिल्कीपुर में चुनाव की घोषणा नहीं की थी, वो याचिका आज विड्रॉ हो गई, वापस हो गई। गोरखनाथ बाबा जो भाजपा के उम्मीदवार थे 2022 के विधानसभा चुनाव में,
जब अवधेश प्रसाद वहां सपा के उम्मीदवार के तौर पर विधायक चुने गए थे, तो उन्होंने जो याचिका दायर की थी आज वो वापस ले ली और चुनाव आयोग को ये सूचित भी कर दिया है कि हमने याचिका वापस ले ली। अब कोर्ट में याचिका वाला जो क्लॉज था, जो एक अवरोध था, वो हट गया। अब चुनाव आयोग जैसी संभावना है कि मिल्कीपुर में इलेक्शन की घोषणा भी कर देगा 1-2 दिन के भीतर। इसलिए जिस पर समाजवादी पार्टी के नेतागण नाराज हो रहे थे, खुद अखिलेश जी ने लिखा था कि जिसने जंग टाली वो हार रहा है मानो। तो मुझे लग रहा है कि अब जंग टलेगी नहीं, अब जंग 10 की 10 सीट पर होगी, ये तय जानिए। मेहमानों से आपका परिचय करा दें। अवधेश पांडे जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, अवधेश जी का स्वागत है। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, जोशी जी का स्वागत है। डॉक्टर केवी त्रिपाठी साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, त्रिपाठी साहब का स्वागत है। रविंद्र पटेल हैं, प्रदेश अध्यक्ष युवा राष्ट्रीय लोकदल, रविंद्र जी का स्वागत है। जोशी जी, आपसे बात शुरू करूंगा। कल आप लोग बहुत नाराज हो गए थे मिल्कीपुर पर, अखिलेश जी भी खुद मैदान में उतरे और आप सब लोगों ने भी अपनी अपनी नाराजगी जताई। आज जिस वक्त हम लोग बात कर रहे हैं उस वक्त तक मिल्कीपुर का मसला मानकर चलिए कि लगभग सुलट गया नहीं, और अब वो लड़ाई 10 की 10 पे होगी। कैसे देख रहे हैं जोशी जी? देखिए अमिताभ जी, हम लोग चाहते थे कि 10 की 10 सीटों का चुनाव का डिक्लेरेशन साथ में हो जाए, लेकिन वो आपने कानून की जो बाध्यता थी उसके कारण शायद नहीं हो पाया होगा। अब हमें पूरी उम्मीद है चुनाव आयोग संज्ञान लेकर 10 की 10 सीटों 9 पे तो हो ही गया है, एक जो सीट बची है उस पर भी हो जाएगा। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयार है और निश्चित तौर पे हमारी ऊपर प्रदेश की आशाएं ज्यादा हैं, क्योंकि 2024 में जो परिणाम माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने दिया, उसी से भारतीय जनता पार्टी के सपनों पर विराम लगने का काम करा और उनकी जो विजयश्री जो ऐतिहासिक का दौर चल रहा था वो थोड़ा सा हिसाब से चलने लग गए, वो भी साफ पे आ गए। तो हमारे पे ज्यादा जो जिम्मेदारी है वो आज हम पे है, क्योंकि हम 2024 में पूरे देश को एक नई दिशा देने में कामयाब हुए और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि 10 में से 10 सीटें जीतें, क्योंकि आज प्रदेश का नौजवान, महिलाएं, युवा, किसान सब समाजवादी पार्टी को बड़ी आशा बड़ी नजरों से देख रहे हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है और हम लगातार सड़क से लेकर सदन तक माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो हमारी लड़ाई है सामाजिक न्याय की, जाति जनगणना की, पीडीए की, उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित तौर पे हमें पूरा विश्वास है कि हमें आशीर्वाद उत्तर प्रदेश की जनता का मिलेगा। ठीक बात है। अवधेश पांडे जी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जाति जनगणना और पीडीए पर है, आप कह रहे हो कि बटोगे तो कटोगे, 2 धाराएं हैं। जितनी प्रतिष्ठा दांव पर सपा की और अखिलेश यादव की है इस चुनाव में, उतनी ही प्रतिष्ठा, मुझे याद नहीं कि कोई हेमवती नंदन बहुगुणा का जो बाई इलेक्शन था, अगर त्रिपाठी जी को स्मरण हो, जब इंदिरा गांधी थी प्रधानमंत्री, वही इतना बवाल का था जिसमें पूरा देश मथ गया था। इंदिरा गांधी ने 6 चीफ मिनिस्टर वहां बैठाल दिए थे एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो नारा लगा था हिमालय का चंदन हेमवती नंदन। हेमवती नंदन जीत के आए तो इंदिरा गांधी रात भर न किसी से मिली, न खाना खाया, कोप भवन में गई। वैसे ही टेम्परेचर मुझे लग रहा है इस बार भी है। अवधेश जी, मेरा प्रश्न ये है कि जितनी तराजू के एक पड़ले में अखिलेश यादव हैं तो दूसरे में योगी आदित्यनाथ भी हैं। ये चुनाव आपके लिए, भाजपा के लिए, योगी जी के लिए क्यों अहम है? ये नॉर्मल बाई इलेक्शन नहीं है, ये आप मुझसे बेहतर समझ ही रहे होंगे ना। इसके परिणाम बाहर तो समीक्षा होगी, घर के अंदर भी समीक्षा का राग शुरू हो जाएगा। कैसे देख रहे हैं इस मिनी वॉर को, लघु युद्ध को अवधेश जी? देखिए अमिताभ जी, भारतीय जनता पार्टी एक एक सीट को अति प्रतिष्ठा मान करके चुनाव लड़ती है। अभी संपन्न जो चुनाव हुए हैं हरियाणा के, जम्मू कश्मीर के, उसमें भी राजनीतिक पंडितों ने बहुत चर्चा की थी, परंतु भारतीय जनता पार्टी ने किला फतेह किया है
और उसका भी संदेश दूरगामी हुआ है। ये जो अभी 2 प्रदेशों के उपचुनाव की घोषणा हुई है और उत्तर प्रदेश के 10 सीटों के उपचुनाव की घोषणा होनी थी, परंतु एक न्यायिक प्रक्रिया के लंबित होने के चलते मिल्कीपुर के चुनाव की घोषणा नहीं हो पाई थी। इन सभी प्रदेशों में भी, चाहे वो महाराष्ट्र हो चाहे वो झारखंड हो, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी और उत्तर प्रदेश की सभी उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी बेहतर प्रदर्शन करके एक संदेश लोकसभा चुनाव के बाद जो उत्तर प्रदेश में कहीं न कहीं गया कि समाजवादी पार्टी की सीट बढ़ी, जो नैरेटिव समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन के लोगों ने खड़ा किया था, फटाफट सटासट और ये संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, ये जो भ्रम समाज में फैला था, इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीत के माध्यम से उस भ्रम को ध्वस्त भी करेगी और उस नैरेटिव को भी ध्वस्त करेगी। क्योंकि अयोध्या एक अति महत्वपूर्ण सीट है। फैजाबाद की लोकसभा में अयोध्या विधानसभा हम लोग जीत पाए थे, शेष 4 विधानसभा में नहीं जीत पाए थे। और मिल्कीपुर के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी भी बेहद तत्पर है, उत्सुक है कि जल्दी से मिल्कीपुर की सीट को हम जीते और पूरे देश में ये संदेश जा सके कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार कानून व्यवस्था को स्थापित करने वाली सरकार है, जो मोदी योगी जी की सरकार में विरासत का सम्मान है, विकास हो रहा है, कानून का राज है, वो सरकार पुनः एक बार मिल्कीपुर के चुनाव में जीत फतेह करके एक बार पूरा संदेश देना चाहेगी। हम सब लोग भी लगातार उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर लगे हुए हैं। परंतु जिस न्यायिक अड़चन को, जिस संवैधानिक संस्था को एक गलत तरीके से पेश किया गया कल तक, और आज वो फिर रिटर्न लोग हो रहे हैं, इस पर मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार से जो एक सोच है कि संविधान, कोई संवैधानिक संस्था है, कोई कोर्ट है, वहां से कोई निर्णय होता है तो साबित करने की कोशिश होती है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से कोई निर्णय हो रहा हो। मान लीजिए किसी का लड़का पैदा हो जाए, लड़की पैदा हो जाए, तो लोग कहते हैं ये भाजपा की साजिश थी, नहीं तो ये लड़का पैदा होता है, भाजपा की साजिश से लड़की पैदा हो गई। इतने स्तर तक जो डिबेट जा रही है, ठीक है अवधेश जी, अभी रुकना होगा। मैं अब त्रिपाठी जी के पास चलूंगा, रविंद्र पटेल के पास चलूंगा। ये 2 मुख्य किरदार थे, इनके पास आया, अब इन दोनों के सहयोगी एक एक। तो अगली बार जब आऊंगा कांग्रेस और भाजपा के पास अगले राउंड में, तो मेरा प्रश्न ये होगा कि आप कह रहे हो, दोनों कह रहे हैं हम 10 में 10 जीतेंगे, मान लेते हैं, ठीक, अभी बहस करने के बाद 1%, 99% मान लूंगा। अगली बार सवाल ये होगा, जोशी जी इसका उत्तर आप भी और अवधेश जी भी सोच के रखिएगा, 1% अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसका मैसेज आपकी पार्टी के लिए क्या जाएगा, इसका इल्म है? ये चुनाव क्यों महत्वपूर्ण है, ये समझना बहुत जरूरी है। त्रिपाठी जी, मुझे लग रहा है कि जैसा लोग चर्चा बता रहे हैं, बाकी तो राहुल गांधी जाने, अखिलेश जी जाने, कि 1 सीट या हद से हद बहुत बायबेला मचा तो 2, अन्यथा 1 गाजियाबाद कांग्रेस को, क्योंकि अब तो बहुत समय दूर नहीं ना, अब तो जो कुछ करना है वो करना ही फैसला। त्रिपाठी जी। जी अमिताभ जी, आज सबसे पहले तो इतने दिनों बाद जम्मू कश्मीर में निर्वाचित सरकार बनी है, उसकी सभी देश को बधाई। और आज जब शपथ ग्रहण था और वहाँ की तस्वीरें आपने देखी होंगी, तो वहाँ अखिलेश यादव जी भी हैं, वहाँ राहुल गांधी जी भी हैं, खड़गे साहब भी हैं और उमर अब्दुल्ला साहब शपथ ले रहे हैं। दरअसल जो बात हो रही थी, यहाँ कांग्रेस की लड़ाई सीटों को लेकर, लेकिन एक मिनट त्रिपाठी जी, एक मिनट फिर आपको कहिए, लेकिन आपने तो वहां भी अजब हाल कर दिया। अब अब्दुल्ला ने आपको नहीं लिया, गाड़ी में नहीं बैठाला, या आपने बैठे, ये तो अलग बात है, लेकिन ये सगुन तो अच्छा नहीं है। प्रथम ग्रासे मक्षिका पाते नहीं, अरे जब मिलकर चुनाव लड़े तो फिर शपथ लेनी चाहिए थी, उनने दिलाई नहीं या आपने ली नहीं, मसला क्या है त्रिपाठी? अमिताभ जी, ये अगर जो मैसेज आप समझें तो मैसेज यही है कि जोशी साहब बैठे हैं, अखिलेश यादव जी ने कहा है हम लोग सीट के लिए, कुर्सी के लिए, मंत्री पद के लिए, हाय क्या बात है, कुर्बान लोग मूल्यों के लिए, और वो मूल्यों की लड़ाई ये है कि हमें किसी भी तरह से भाजपा को हराना है। जी जी। और ये शुरुआत कल हो गई जब निर्वाचन आयोग ने मिल्कीपुर को टाला, तो वहीं से तय हो गया। अभी आपने जो बात कही, मैं उस लाइन को थोड़ा और लंबा करता हूं कि इसका असर सिर्फ 27 तक नहीं जाएगा,
इसका असर उससे बहुत आगे तक जा रहा है। योगी आदित्यनाथ जी के एक सुनहरे अध्याय का खात्मा होने जा रहा है इन 10 सीटों के परिणाम से। भारतीय जनता पार्टी के पराभव का समय शुरू हो रहा है। हरियाणा के चुनाव को जनता ये कहती है कि हम इस चुनाव परिणाम को स्वीकार नहीं पा रहे हैं और 10 नहीं, जनता नहीं कहा, ये तो खड़गे जी ने कहा, जनता नहीं कहा, ये तो कांग्रेस बोली, जनता ने कहा कहा। हरियाणा जनता कह रही है। ना ना ना, अच्छा ऐसा कहीं हमने नहीं देखा कि जनता जलूस निकाल रही है और हाय तौबा कर रही, कहीं नहीं। ये तो जयराम ने बोला। जनता जलूस नहीं निकालती है, जनता आज सोशल मीडिया पे लिख रही है और जनता कह रही बहुत सारे आप त्रिपाठी जी, आप पुराने आदमी हो, जितने बच्चों को आप पढ़ाते उन्हीं से आप ट्वीट करा दो तो वो जनता की बात हो जाएगी, नहीं ना? चलिए मैं आप बात को बड़ा करता हूं, लेकिन ये चुनाव परिणाम बहुत गहरा असर डालेंगे भारत की राजनीति पर। ये लड़ाई छोटी नहीं है। आप जो बहराइच में देख रहे हैं, एसटीएफ के प्रमुख पिस्टल लेके और चश्मा लेके जो रोड पे टहल रहे हैं, ये क्या हो रहा है? उत्तर प्रदेश जो सबसे स्वर्ण युग में जी रहा है कानून व्यवस्था, त्रिपाठी जी ठीक हो रही, क्या एसटीएफ को नहीं उतरना चाहिए था सड़क पर, गाड़ी में बैठ के फिल्म देखनी चाहिए थी? एसटीएफ के प्रमुख को, एडीजी-एलओ को हाथ में पिस्टल लहराते हुए घूमना पड़ रहा है अमिताभ जी। ये वाकई सोचनीय है, निंदनीय है। आपको न लगे बुरा, लेकिन हो सकता है जो लोग संविधान में आस्था रखते हैं, जो प्रशासनिक प्रक्रिया समझते हैं, क्या वहां का कप्तान फेल हो गया है? कप्तान पे क्या कार्रवाई हुई है? वहां का जिला एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा था? इतनी बड़ी अराजकता पैदा हो गई और ये शासन सोता रहा। मैंने तो आपके यहाँ पूछा था, विधायक सरेआम चौराहे पर मारे जा रहे हैं, पूरे प्रदेश में इसी तरह के माहौल बना हुआ है, हर तरफ हत्या। ठीक है त्रिपाठी जी, अभी रुकना होगा, अभी रुकना होगा। मुश्किल ये है, ठीक है त्रिपाठी जी, अभी रुकना होगा। मुश्किल ये है कि विपक्ष हर घटना को बहुवचन में कर देता है। विधायक मारे जा रहे हैं, जैसे सोमवार मंगल बुध हर दिन 2-4 विधायक पीटे जा रहे हैं। एक पीटा गया, उसके घर परिवार के खिलाफ मुकदमा हो गया, उनका भी दिमाग दुरुस्त हो गया जिनने बदतमीजी की थी। कल तक कांग्रेस करी थी, रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी गई? रिपोर्ट लिख गई और ठीक ठाक लिख गई, अच्छी खासी धाराओं में। कांग्रेस को इस पे नाराजगी है कि अमिताभ यश वहां क्यों निकले बहराइच में। कमलापति जी के समय में, हाँ कमलापति के समय में पीएसी का विद्रोह हुआ था। मुलायम सिंह के समय में दंगे हुए, अखिलेश यादव के समय में दंगे, ऐसे बहुत। क्या वहां केवल ये कहा जाता है कि जिले का दरोगा रहेगा, बाकी कोई नहीं जाएगा? नहीं ना, प्रदेश भर का आदमी उतरता है भाई, पैरामिलिट्री फोर्स उतारी जाती है और ऐसी स्थिति बने तो आर्मी फ्लैग मार्च करती है। क्या पहली बार कुछ दृश्य है? इसको ये कहना कि ये तो संविधान की हत्या होगी, नहीं भाई, ये कहां लिखा संविधान में कि केवल कप्तान ही रहेगा? मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ था, क्या हुआ था? कप्तान तो वहां पीछे पता नहीं कहीं चाय नाश्ते के इंतजाम में ढकेल दिए गए थे, सारे बड़े लोग वहीं अवतरित थे। इसलिए मैं बहराइच पर भी आऊंगा क्योंकि बहराइच की छाया बड़ी है। खैर, रविंद्र पटेल जी, कांग्रेस को सुन के तो ऐसा लगा कि एक पुराना सिनेमा गाना था, कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी, अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। कांग्रेस तो लग रहा कुर्बानी देने के मूड में है, कह रही हमने जम्मू कश्मीर में भी कुर्बानी दे दी, कुर्सी नहीं मांगी, और यूपी में भी दे देंगे कुर्बानी। आप तो अभी ऐसा नहीं गा रहे ना, कुर्बानी कुर्बानी? साहब हम छोटी पार्टी के लोग हैं, हमें जो मिल जाएगा रख लेंगे। नहीं तब ठीक है। नहीं, ऐसा है सर कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी निश्चित तौर पे हताशा के इस समय दौर से गुजर रहे हैं और वो तय नहीं कर पा रहे हैं। कम से कम उन्हें ये देखना होगा कि उत्तर प्रदेश की जनता का मिजाज क्या है और देश की जनता चाह क्या रही है। मैं ये कतई नहीं कहता कि ये गलत कह रहे हैं या सही कह रहे हैं, मैं इसका कोई मेरे पास कोई पैरामीटर नहीं है। ये अपनी पार्टी को चला रहे हैं, अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, अच्छी बात है, रखें। लेकिन जहां तक उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार की बात है, बहराइच के मुद्दे पे वर्तमान सरकार ने बहुत अच्छा एंगल लिया, बहुत सराहनीय प्रयास किया और पूरे हालात को जितने जल्दी में काबू में किया। देखिए, घटनाएं हो सकती हैं, घटनाएं होना मानव स्वभाव के अनुरूप, द्वंद्व होना मानव के विचार में, हम बहस करते हैं, बहस करते करते हम सभी लोग भी कभी कभी उत्तेजित हो जाते हैं, ये एक मानव प्रक्रिया है, इसको रोका नहीं जा सकता है।
लेकिन उस घटना पे कितने त्वरित रूप से हम अंकुश लगाते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और आज का विषय जो है उपचुनाव को लेके, मैं उस पर आता हूं। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयंत चौधरी जी हमेशा कहते हैं, चुनाव के घोषित होने के पहले भी कहे हैं, जब लखनऊ प्रवास के तब भी उन्होंने कहा कि हम जो भी उत्तर प्रदेश में 10 चुनाव होने हैं, फिलहाल अभी 9 की बात हम कर रहे हैं, 9 होने हैं, हम 9 सीटों पे हमारे जो कार्यकर्ता है कहीं बहुत मजबूत स्थिति में है, कहीं कमजोर स्थिति में है, कहीं सहयोगी की भूमिका में है, कहीं बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में है। हमारे पसंद और नापसंद से बहुत असर पड़ेगा। ऐसे सीटों पे हम सिंबल नहीं देखेंगे, हम एनडीए को मजबूत करने का काम करेंगे। और आप ही जैसे विद्वान प्रवक्ताओं के द्वारा भी एक सर्वे किया गया, उसमें आया कि एनडीए के जितने घटक दल के जो साझेदार मंत्रीगण हैं, उसमें जयंत चौधरी जी बड़ी तन्मयता से अपने विभाग को संभाल रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पे जब पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई काम करता है और पूरे मनोयोग से करता है तो उसके परिणाम भी बेहतर होते हैं। उसी क्रम में मैं कहना चाहता हूं, मेरे जनपद मिर्जापुर में भी एक सीट मझुआ है और वहां पे भी चुनाव होने हैं, और मैं वहां की वस्तुस्थिति बता दूं कि वहां पे भी जनता बिल्कुल सरकार के साथ खड़ी है और जिस तरीके से विकास कार्य हो रहे हैं उससे जनता संतुष्ट है। हम आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त करना चाहते हैं कि मीरापुर और मिर्जापुर फर्क नहीं है, हम 9 के 9 सीटों पे अपना बेहतर प्रदर्शन करेंगे, पूरा योगदान देंगे, हमारे कार्यकर्ता पूरी ताकत से लगेंगे। हमारी ठीक है रविंद्र बाबू भाई, मैं तो राजनेताओं के अंदर जो बुद्ध का भाव है देखता हूं तो वाह आत्मा तृप्त हो जाती। कितने बुद्ध हो गए सारे राजनेता। संजय निषाद भी कह रहे कि नहीं हम तो 9 पे लड़ेंगे, एनडीए 1 है। क्या गजबे हो गया नहीं सर? यही तो ट्रांसफॉर्मेशन है। कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं भैया, हमको जन्नत की हकीकत मालूम है ना कि बोतल के अंदर पानी है कि गंगा जल है, हम तो जानते हैं क्या है। लट्ठम लट्ठा हमको पता नहीं। लेकिन मैं तो देख रहा हूं कि गौतम बुद्ध भी शायद इतने वीतरागी नहीं जितने हमारी पार्टियों के लोग हो गए। कांग्रेस कुर्बानी देने करी नहीं, हम तो गला कटाने को तैयार हैं। जाति जनगणना करानी है। रविंद्र बाबू कह रहे वही बात, जयंत चौधरी की पार्टी वही, संजय निषाद कह रहे, राजभर से पूछो तो वो भी यही कहेंगे कि नहीं नहीं सब हमारे ही है। इतना सब लोग हो जाएं उदार तो फिर गठबंधन कभी टूटे ही नहीं, कसम भगवान की नहीं, फिर जूतों में दाल कभी बटे ही नहीं। लेकिन हमने बड़े बड़े गठबंधन देखे, बड़ी बड़ी कुर्बानी की कस्में देखी त्रिपाठी जी, और फिर जूतों में दाल बटती भी देखी क्या। इसलिए हमको इन वचनों पर भरोसा नहीं कतई। मैं मुस्कुरा इसीलिए देता हूं, मुझे आप लोगों के इन वचनों पर राई रत्ती भरोसा नहीं होता है। हमको लड्डू नहीं मिलेगा तो हम कहेंगे चूल्हे में जाए गठबंधन अलग हो। भाई कोई परमार्थ का काम करने थोड़ी ना आया यहां। अपने कुर्ते में कलप कहां से लगेगी वो भी तो इंतजाम देखना है। इसलिए कुर्बानी ठीक है, टीवी पर ठीक है, लेकिन कमरे में कुर्बानी नहीं होती। खैर, बहराइच का प्रश्न आया। जोशी जी कल भी बहराइच पर बड़ी चर्चा की, तो एक प्रश्न उठाया था कि किसी भी विपक्षी दल ने, बड़े नेता ने इस बात को लेकर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी कि जिसमें इस बात का उल्लेख होता कि बहराइच में राम गोपाल, 22 साल के नौजवान राम गोपाल को जिस बर्बरता पैशाचिक ढंग से मारा गया वो जघन्य है और हम उसकी निंदा करते हैं। सबने ये कहा जो घटना घटी हम उसकी निंदा करते हैं, पीड़ित के साथ हैं। खुलासा किसी ने नहीं किया, नहीं पीड़ित का होता ना कि बच बच के चलो। आज उसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है। जोशी जी आपके भी संज्ञान में आई होगी। देह में 30-35 से ज्यादा छेद, आंखें निकालने की कोशिश की गई, गले पर तेज धारदार हथियार से हमला किया गया, प्लास से नाखून खींचे गए, बिजली का करंट लगाया गया और उसके बाद गोलियां मार दी गई। ऐसा कत्ल बहुत कम होता है।
दिल्ली में जब दंगा हुआ था तो आईबी के एक नौजवान को ऐसे ही मारा गया था, 400 चाकू मारे गए थे उसकी देह में। जोशी जी, वैसे किसी ने निंदा नहीं की, नहीं, सबने बिल्कुल जो होता ना चिमटे से पकड़ लेना चाहिए, बोले पीड़ित के साथ है। ये सामान्य घटना है क्या? सामान्य मृत्यु तो नहीं है, वरना एक गोली पर्याप्त थी। जोशी जी, अमिताभ जी, बहराइच की बात पे आपका जवाब दूंगा, लेकिन अभी मैं राष्ट्रीय लोकदल के नेता को सुन पा रहा था, वो ये कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन कमजोर मनोबल के साथ मैदान में उतरेगा। पता नहीं वो कौन सी राजनीति शास्त्र की किताब पढ़ के आए हैं, कितना बड़ा उनका राजनीतिक जीवन है। मैं इन महाराज को बताना चाहता हूं, जो 46 सीट जीत के आया इंडिया गठबंधन, उनका मनोबल कमजोर है, और जो 36 सीटें जीत के आया है एनडीए गठबंधन, उसका मनोबल मजबूत है। ये राजनीति शास्त्र तुमको मुबारक हो, मैं ऐसा स्टूडेंट नहीं हूँ। ये आपकी पढ़ाई और आपका राजनीतिक जीवन का अनुभव बताता है। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी को भी सुना, वो अपनी सफलता का डंका बता रहे थे हरियाणा का और जम्मू कश्मीर का। ठीक है, हरियाणा में आपकी जीत है, आपको बधाई हो, क्योंकि हम तो इस सोच के लोग हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर की भी जीत को आप अगर सरकार आपने बना ली है और आप सपनों में, तो आपको भी बधाई हो। मैं आपको पांडे जी कैसे नाखुश रहने दे सकता हूं, अगर आप हारने पे भी इतने खुश हैं जम्मू कश्मीर पे, और लगातार वहां पर जो आपकी केंद्र सरकार के द्वारा जो भी परिवर्तन करेंगे उसको मोहर लगा दी जनता ने कि सारे फेल है आपके वहां के काम, आप वहां सरकार बनाने में फेल हो पाए। लेकिन अगर आप फेल को भी पास करते हैं तो हो सकता है आपका भी पढ़ाई या आपका जीवन कैसा रहा, मैं इसमें ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। आप माननीय अमिताभ जी हमारे बड़े भाई हैं, उनका प्रश्न का मेरा कर्तव्य बनता है, क्योंकि वो एंकर हैं और पार्टी इसको संचालित कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मानवीय संवेदना हमेशा विक्टिम के साथ होती है। शासन, प्रशासन और इंटेलिजेंस को अभयदान देना, ये हमने राजनीति में नहीं सीखा कि हम उनको अभयदान दे दें। विपक्ष अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होते तो निश्चित तौर पे आज मीडिया क्या बातें कर रहा होता, या हमने अपनी सरकार में देखा है। लेकिन आज योगी जी की सरकार है, प्रशासन उनका है, इंटेलिजेंस उनका है, ये उनका फेलियर है। और इस प्रकार की घटना को कभी भी अच्छा सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में कोई भी जो जीवन जीते हैं वो लोग इसको घटना को अच्छा नहीं कहते और ना कहना चाहिए। तो दूसरा विषय ठीक है और जी, ये उत्तर नहीं था मेरा प्रश्न, ये था ही नहीं। ये तो मैंने खुद ही कह दिया कि पीड़ित के साथ में घटना निंदनीय है, ये तो बोल ही दिए। लेकिन बाकी घटनाओं में जो डिटेलिंग आती है वो डिटेलिंग मिसिंग है। बाकी कहीं कोई घटना घट जाए तो डिटेलिंग आती है, राहुल जी से लेके अखिलेश जी से लेके खड़गे जी से लेके सब पूरा सिजरा होता है, पूरी पत्री होती है घटना की, जिसमें उसका जाति, धर्म, गोत्र सब मेंशन हो जाए, मारने वाले का भी सब खुलासा हो जाए। नहीं तो बाड़ी जी, इसमें कहते नहीं, हम तो बोले दिए थे पीड़ित के साथ है। पीड़ित कौन है बोले, ये नहीं बोलेंगे ना, और तो मारा किसने बोले भी नहीं बोलेंगे क्या? ये इसको ये मौन राजनीतिक मौन है। ये इतना सरल नहीं जितना बताया जा रहा है। खैर, अवधेश पांडे जी, क्या बहराइच की घटना बाय इलेक्शंस को प्रभावित करेगी? अमिताभ जी, बहराइच की घटना पूरे समाज को एक मिनट रुक जाओ। उसमें दो एंगल है। एक तो समाज का एंगल है कि किस ढंग से, पैशाचिक ढंग से मारा गया राम गोपाल को, मानसिकता कौन सी है। और एक दूसरा एंगल भी साथ में है कि जिला प्रशासन ने कितनी विकट मूर्खताएं की, वहां का एलआईयू बिल्कुल बेकार निकला, और आपकी सरकार के 7-8 साल के कार्यकाल में एक दाग लग गया। दोनों चीजें हैं अवधेश पांडे। निश्चित रूप से अमिताभ जी, मैं दोनों विषय पर आ रहा हूं। समाज में जो भी घटनाएं घटती हैं उसका समाज जीवन पर प्रभाव पड़ता है।
किस प्रकार से बहराइच के अंदर रामगोपाल मिश्रा को दरिंदगी और पैशाचिक प्रवृत्ति के साथ साथ हैवानियत की हद पार कर देने वाली ब्रूटल मर्डर जिसको कहते हैं वो हुआ है बहराइच के अंदर। लेकिन समाजवादी की पार्टी के हमारे प्रवक्ता हैं जो भुवन भी है, भास्कर भी है और जोशी भी हैं, लेकिन इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। एक तरह से ये दंगाइयों को कवर फायर दे रहे हैं, उनके ये स्लीपर चल रहे हैं। इनको डर इस बात का है कहीं ऐसा ना हम बोल दें तो हमारे खिलाफ भी जीभ काट लेने का फतवा जारी हो जाए। रामगोपाल मिश्रा की हत्या जिन परिस्थितियों में हुई है, क्या उसकी निंदा नहीं होनी चाहिए? क्या राजनीतिक दल के लोग उनके परिवार में जाकर उनके बूढ़ी मां को उनको ढांढस नहीं बनाना चाहिए? ये किस प्रकार की राजनीति समाजवादी पार्टी करना चाहती है? बयान देते हैं कि वहां डीजे बजेगा तो स्वाभाविक प्रतिक्रिया होगी, कोई हनुमान चालीसा पड़ेगा मस्जिद के सामने तो सामूहिक प्रतिक्रिया होगी। प्रतिक्रिया यही होगी कि हम उसको गोली मार देंगे, उसके हम नाखून खींच लेंगे, उसकी आंख निकालने का प्रयास करेंगे, उसकी कॉलर बोन तोड़ देंगे, उसके देह पर सैकड़ों बार चाकू से वार करेंगे और फिर उसको 10 बार गोली मार करके उसके शरीर का चिथड़ा कर देंगे। और जो ऐसा करता है उसके समर्थन में हम अपनी बुद्धिमत्ता से कवर फायर करेंगे, उनके स्लीपर सेल के रूप में हम काम करेंगे। भुवन भास्कर जोशी जी, जरा सी भी नैतिकता हो समाजवादी पार्टी के अंदर तो कहना चाहिए कि जो गलती जिसकी है और उसके बाद जिस प्रकार का कृत्य हुआ है ये नहीं होना चाहिए। और अखिलेश यादव जी को रामगोपाल मिश्रा जी के घर जाना चाहिए, राहुल गांधी जी को भी रामगोपाल मिश्रा जी के घर जाना चाहिए। ये किस प्रकार की प्रवृत्ति है? कांग्रेस के मित्र कह रहे हैं समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जब अपराधी कहता था तब पुलिस रिवॉल्वर निकालती थी, कर्फ्यू लगा रहता था मऊ के अंदर और खुली जीप से मुख्तार अंसारी मऊ सेट करके AK-47 लेकर के घूमता था। आप शिक्षा दे रहे हो हमको? ये जरूर है, उसकी भी परीक्षा होगी, उसकी भी विवेचना होगी, जो अफसर दोषी है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। लेकिन किस प्रकार से आप लोग बिल्कुल निर्लज्जता की सीमा पार कर बैठे हैं कि ऐसे लोगों को आप कवर फायर देते हैं, ऐसे लोगों के स्लीपर सेल बनकर आप काम कर रहे हैं। आप एक बार नहीं कह रहे हैं कि उसकी मृत्यु में जिस प्रकार की दरिंदगी हुई है, ऐसे अपराधियों को जन्नत की हवा खिलानी चाहिए, ऐसे माफिया को मिट्टी में मिलाने का काम होना चाहिए, ऐसे लोगों को जमींदोज करने का काम होना चाहिए। आप अपने बौद्धिक तत्वों से ठीक है अवधेश भाई, रुकना होगा। मैं जोशी जी के पास जाऊंगा, उनको कुछ कहना है। जोशी जी के पास, जोशी जी एक मिनट। मूल विषय ये है, आप ही के पास आ रहे हैं मालिक। मूल विषय ये है जिस बर्बरता के साथ उसको जिवह किया गया रामगोपाल को, वो मूल विषय है। बाकी किस्सा कहानी, ये मानसिकता मूल है। आपके अंदर जहर कितना भरा है, तेजाब कितना भरा है। मृत्यु तो एक गोली से हो जाती, ये चिथड़े क्यों किया? क्या इसकी निंदा इस बात पर हुई है? जोशी जी, वो प्रश्न है। और भाजपा आप पर एक बड़ा आरोप भी लगा रही है कि आप कत्ल करने वालों को कवर फायर देने की कोशिश कर रही है समाजवादी पार्टी। देखिए, जहर किसके अंदर है, जहर कौन फैलाता है, प्रदेश और देश ने जवाब दिया है। मैं इनको एक घटना याद दिलाता हूँ, लखनऊ की घटना है। 16 अभियुक्त होते हैं, सदन में माननीय योगी जी बयान देते हैं, एक मुस्लिम का एक यादव का नाम लेते हैं, 14 लोगों का नाम भूल जाते हैं। प्रदेश देश जानता है। 80-20 की बात करके चुनाव में कौन जाता है? प्रदेश और देश जानता है। मछली, मटन, आप मुसलमान आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, कौन कहता है? देश और प्रदेश जानता। कहने की आवश्यकता नहीं है। नफरत की दुकान सजाई केवल भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में, इस देश का स्वार्थ। जोशी जी, बहराइच में रामगोपाल की इस ढंग से जिवह करने की राक्षसी घटना पर ये उत्तर है आपका, पार्टी का? मैं इतना बोलना चाहता हूं अमिताभ जी कि जो ये नफरत फैलाना जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रारंभ करा, ये नफरत का तापमान 7.5 साल में और 10 साल में इतना बढ़ गया प्रदेश और देश में, उसको देश देख पा रहा है। ठीक है जोशी जी, ठीक है, आगे आप देखिए। अरे रुकिए भाई, समाजवादी पार्टी रामगोपाल की राक्षसी बर्बर नृशंस ढंग से की गई हत्या, उसके लिए उसके पास एक व्याख्या है कि भाजपा ने नफरत फैलाई।
इसका अर्थ क्या हुआ जो सपा कहना चाह रही है बिटवीन द लाइंस, कि भाजपा ने जो बोया सो काटे, ये भाव है। रामगोपाल से भाजपा का मतलब है क्या? वो इस देश की बहुसंख्यक आबादी का प्रतिनिधि नहीं है क्या? आपने बताया एक मुसलमान, एक यादव का नाम मुख्यमंत्री ने ले दिया, लेकिन यहां तो सारे मुसलमानों को ही नाम है एफआईआर में। आप बोल सकते हैं ये इसने नफरत फैलाई, उसने नफरत फैलाई, चुनाव में लड़ रहे हैं, ठीक है, जीत हार होगी, लेकिन यहां तो ये चुनाव का विषय नहीं ना मित्र। वहां जितने मूल्यापरारोपी हैं सब एक ही मजहब के हैं। क्या इस पर लीपापोती हो सकती है? और जो लोग इस पर लीपापोती करने को कोशिश करते हैं, मुझे लगता है कि फिर वो देश की बहुसंख्यक आबादी के साथ अन्याय करते हैं। सच तो कहेंगे ना, नहीं कहेंगे? बोले 1947 में ऐसा हुआ था, भारत विभाजन हुआ था, इसलिए रामगोपाल मार दिया गया, ये कोई तर्क हुआ क्या? जोशी जी, यही स्थिति आईबी के एक नौजवान के साथ हुई थी, आईबी के जवान के साथ दिल्ली में 400 चाकू घाव किए गए थे, 400। इसलिए मैंने कहा तेजाब कौन सा है जो इतना अंदर तक भरा हुआ है? तो आपने उसको इतना सरलीकृत कर दिया कि अमिताभ जी अब तेजाब की क्या कहें, नफरत इन्होंने फैलाई। आपने पूरा पेंडुलम ही इधर कर दिया। नहीं, ये ठीक नहीं। बहराइच आपको भी जाना चाहिए, आपकी पार्टी को भी जाना चाहिए, राहुल जी को भी जाना चाहिए। और मैं तो हैरान हूं, प्रियंका जी ने कुछ नहीं बोला अभी तक। त्रिपाठी जी, उनको भी बोलना चाहिए था कि रामगोपाल की बूढ़ी मां का चेहरा मेरे सामने आ रहा है बार बार, मैं सो नहीं पाई। सोनिया जी को भी कहना चाहिए था, नहीं। सलमान खुर्शीद ने यह तो बताया था कि जब बाटला हाउस कांड में आतंकी मारे गए तो सोनिया जी रात भर सोई नहीं, रात भर रोती रही, लगातार, निरंतर। लेकिन नौजवान रामगोपाल की आंखें निकालने की कोशिश हुई, उसके नाखून खींचे गए, शरीर में 20 छेद कर दिए गए, इस पर ऐसा दुख दिखा नहीं त्रिपाठी जी, नहीं। भाई त्रिपाठी जी तक आवाज जा रही है? जी अमिताभ जी, निश्चित पर यह सबसे प्रशंस घटना है और इसके लिए पूरी तरह से दोषी उत्तर प्रदेश सरकार है। उत्तर प्रदेश सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। आज बहुसंख्यक आबादी अपने सारे ऐसे इसके खिलाफ जो जुर्म हो रहे हैं उसके लिए भाजपा को जिम्मेदार मान रही है। और बहुत जल्दी 2024 में जवाब मिला तो बहुत जल्दी ये उपचुनाव में भी मिलने वाला है, आगे भी मिलने वाला है। आखिर वाकई जो आप पूछ रहे हैं, ये तेजाब भारतीय जनता पार्टी दे रही है, ये जहर भारतीय जनता पार्टी भर रही है। भारतीय जनता पार्टी के शासन में योगी आदित्यनाथ क्या इसकी जिम्मेदारी लेंगे? जो घटना हुई है बहराइच में, जो रामगोपाल की हत्या हुई है, क्या इसकी जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ जी ले रहे हैं? गद्दी पर आप बैठे हैं, सत्ता की मलाई आप खाएंगे और आप जिम्मेदारी लेने के नाम पर भाग जाएंगे। अभी आपने बात पूरे जा रहे हैं, विधायक जिम्मेदारी ले रहे हैं, बने हुए इसके लिए जिम्मेदार है और जिम्मेदारी से वो भाग नहीं सकते। इस समय उत्तर प्रदेश में अपने आप को ईश्वरीय अवतार बताने वाले योगी आदित्यनाथ, हजरतगंज में एफआईआर दर्ज होती है, उसमें कहा जाता है ईश्वर के अवतार है योगी आदित्यनाथ। क्या वो ईश्वर के अवतार इसीलिए है कि रामगोपाल मारे जाए, रामगोपाल की हत्या होती रहे और योगी आदित्यनाथ सोते रहे और योगी आदित्यनाथ कभी बेशर्मी दिखाते हुए सत्ता में बैठे रहे? क्या योगी आदित्यनाथ को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा नहीं देना चाहिए? क्या योगी आदित्यनाथ को ये नहीं स्वीकार करना चाहिए कि इसके लिए वो जिम्मेदार है? उनके ये हो रहा है, ये दाग वो कैसे छुटा पाएंगे? ये दाग भारतीय जनता पार्टी के माथे पर लगा है, ये योगी आदित्यनाथ के माथे पर दाग लगा है। इस दाग को मिटाने की आप जैसे जैसे कोशिश करेंगे आपका मुंह काला होता चला जाएगा, क्योंकि ये काला टीका है आपके माथे पर। जैसे जैसे आप मिटाने की कोशिश करेंगे आपका पूरा मुंह काला होगा। आप योगी आदित्यनाथ का मुंह काला है उत्तर प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी की
इस सरकार का मुंह काला है आज उत्तर प्रदेश में। एक मिनट रोकूंगा दोनों को, त्रिपाठी जी को भी अवधेश पांडे को भी, दोनों लोगों को रोकूंगा। बड़ी रविंद्र आ रहा हूं पर त्रिपाठी जी आप रुक जाइए। बड़ी हैरानी है, इससे ज्यादा हम कहां नीचे उतरेंगे। योगी की गलती, मोदी की गलती, जवाहरलाल नेहरू की गलती, इंदिरा गांधी की गलती, सब गलती बता दो, लेकिन ये मत कह देना गलती से भी मुंह से कि जिसके घर मारा गया, जिन्होंने मारा वो कौन है, उनका नाम मत ले देना मारे डर के, नहीं तो सारा खेल ही खराब हो जाएगा। जिसने नाखें निकाली उसका नाम मत लेना ना, दुनिया का किस्सा कहानी कहना, लेकिन उसका नाम मत लेना। जिसने गोलियां मारी उसका नाम मत लेना, जिसने करंट लगाया उसका नाम मत लेना, जिसने गर्दन पर चाकू मारे उसका नाम मत लेना। बाकी दुनिया का नाम ले दो, ईरान से तुरान तक, जापान से हांगकांग तक, सबका नाम ले दो, लेकिन उनका नाम मत लेना डर के मारे। यही जोशी जी की पार्टी कर रही और यही कांग्रेस कर रही। बोले ये जिम्मेदार है, एफआईआर में फिर इन्हीं का नाम लिखवा दो, जाओ लिखवा दो ना। जिनके नाम एफआईआर में, नाम दर्ज एफआईआर है, नामजद एफआईआर है, उनका नाम लेने का साहस नहीं लोगों के पास। इसलिए मैंने कहा था ये पक्षपात है, ये समाज के साथ अन्याय है। आप क्यों कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम? आप उनको कहिए ना कि ये है राक्षस, इनके चेहरे ये है। इतना बोलने का भी साहस नहीं। बोले दीनदयाल उपाध्याय भी जिम्मेदार, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी जिम्मेदार, ये सब बोल सकते हैं आप, लेकिन ये नहीं बोल सकते कि 4 लोग हैं जिन्होंने ये धतकर्म पाप किया है। जोशी जी, जनता की मेमोरी इतनी छोटी नहीं होती। जनता को चुनाव नहीं लड़ना, उसको चुनाव लड़ने वालों को वोट देना या नहीं देना है फैसला करना है। बहराइच में जाकर देखिए, पीड़ा का समंदर है, समंदर। इस ऐसी घटना इतिहास में 2 ही 4 5 10 बार होती है, इतनी निकृष्ट घटना। और उस पर उत्तर ये त्रिपाठी जी ने तो गजबे कर दिया। उन्होंने कहा ये सबके लिए जिम्मेदार भाजपा है। चलो बात खत्म, चैप्टर क्लोज, इशू क्लोज्ड। अच्छा, आप उस विषय पर चर्चा ना करें रामगोपाल के मरने पर ना। ये तो कह रहे योगी इस्तीफा दें, लेकिन ये नहीं कह रहे कि जो आतताई है उनके घर पर बुलडोजर चले जमींदोज किए जाएं, नस्ते नाबूद किए जाएं। ये नहीं बोल रहा कोई। क्यों? ये बोलने में संकोच है। इन लोगों के घर बुलडोजर नहीं चलेगा तो किसके घर चलेगा? इसलिए जो बोलिए इस बात को सोचकर बोलिए कि लाखों करोड़ों लोग आपको सुन रहे हैं मित्र। लोगों की आंख में आंसू है, एक आंख में आंसू है, एक आंख में आक्रोश है, लाल आंख में आंसू है। ये जान लीजिए, ये आक्रोश छोटा नहीं है जोशी जी, बड़ा आक्रोश है इस घटना पर। इसीलिए मैंने कहा चुनाव आएंगे जाएंगे मित्र, लेकिन ऐसा हो सकता है ये अफगानिस्तान से भी पूरी स्थिति पैदा कर दी। इतना तेजाब क्यों? मैंने ये सवाल पूछा था कि इतना तेजाब, वो 4 लोग जो हैं उनके अंदर इतना तेजाब कहां से आया? तो जोशी जी और त्रिपाठी जी दोनों ने कह दिया कि तो भाजपा ही ने पैदा किया, बात खत्म। चलो जी, सत्यनारायण कथा खत्म हो गई। ये तरीका ठीक नहीं। खैर, रविंद्र पटेल जी, ये घटना उपचुनाव को मेरी समझ कहती है गहरे तक प्रभावित करेगी। आपकी समझ क्या कह रही है? सर, आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले सम्मानित समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता महोदय बैठे हैं वो मेरा परीक्षण कर रहे थे। मेरे ज्ञान की जानने की चेष्टा थी कि मेरा डिग्री क्या है। तो प्रोफेसर साहब, मैं भी LLM LLB हूँ और PhD हूँ। मास काम में 2010 बैच का हिंदी पैटर्न से यूपी का टॉपर हूँ। ये मेरी शैक्षिक योग्यता है। और राजनीतिक योग्यता ये है कि मेरे परिवार, मेरे नाना जी 4 बार विधायक रहे। मिनी बागपत कहा जाता था चुनार, मैं मिर्जापुर जिले के चुनार से आता हूँ।
जाति से कुर्मी और पटेल हूं। ये मेरी राजनीतिक और सामाजिक पहचान है। तो कम से कम मैं अपना परीक्षण कराने यहाँ नहीं बैठा हूं। आप मुझे नहीं जानते हैं, ये आपका व्यक्तिगत विषय हो सकता है, लेकिन मैं एक रिकॉग्नाइज्ड पार्टी का यूथ विंग का प्रदेश का अध्यक्ष हूं और मेरी समझ ये कहती है कि कम से कम इतनी राजनीतिक थेथराई नहीं होनी चाहिए जितनी आप लोगों के अंदर जहर भरा हुआ है ना, और जिस तरीके से आप लोग अपना आचरण प्रदर्शन कर रहे हैं, यही कारण है कि छोटे से एक उत्साह में आप 3646 करने लगे। आप ये भूल गए कि गलतियां किसी से भी कभी भी हो सकती हैं, और आपको एक लाइन में ये कहना है, मैं अपनी पार्टी की तरफ से बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को कहता हूं कि इस बात पे राष्ट्रीय लोकदल बहराइच की घटना का कतई समर्थन नहीं करता। अगर इसमें दोषी किसी जाति विशेष, धर्म विशेष के लोग हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उनका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। ये मैं अपने विचार भी कहता हूं, अपनी पार्टी की तरफ से भी कहता हूं। जहां जो क्लेरिफिकेशन देना होगा हम दे लेंगे, लेकिन न सिर्फ बहराइच में इस घटना को जिसने भी देखा, यहां मानवता शर्मसार हो रही है, यहां मानवता शर्मसार हो रही है। यहां कोई धर्म नहीं मर रहा। यहां उस मां के लाडले से पूछिए, जिस मां ने छाती में पाल के अपने बच्चों को बड़ा किया, उससे पूछिए। और मैं ये कतई नहीं कहता कि उसे वो कहने ये उन्माद था, आप गोली मार देते, कानून अपना काम करती, लेकिन इतनी विभत्स तरीके से। और उसके बाद जो मरहम लगाया जा रहा है, जो संरक्षण दिया जा रहा है, जो राजनीतिक पार्टियों के द्वारा संरक्षण दिया जाता है, इससे ये मनोबल बढ़ता है। चाहे वो मुजफ्फरनगर की घटना हो, चाहे वो बहराइच की घटना हो, और चाहे जहां भी ऐसे धार्मिक उन्माद वाले घटनाएं घटते हैं, ये जो ये विपक्ष द्वारा या सत्ता पक्ष के द्वारा जो पोषित किए जाते लोग हैं, ये जहर वहां से उनको मिलता है। कानून अपना काम करे, स्वच्छंद रूप से, निष्पक्ष भाव से करे। दोषी हिंदू हो, मुस्लिम हो, जो अगर दोषी है तो कानून अपना काम करे और उससे कदम आगे बढ़ के करे। मैं बुलडोजर का समर्थन कभी नहीं। ठीक है रविंद्र बाबू, अभी रुकना होगा। समस्या ये है, मैं ऐसे 20 अपराध की घटनाएं बता दूं जिसमें विपक्ष के बड़े नेताओं ने ये लिख के मुक्ति नहीं पाई कि कानून अपना काम करे, हम घटना की निंदा करते ना। उनने पूरा सिजरा लिखा, वही तो मैं कह रहा हूं शुरू से। इसमें क्यों नहीं लिख रहे पूरा सिजरा? बस यही तो पूछ रहा हूं। वोट प्रभावित हो रहा है सर। मैं 20 घटनाएं बता दूं जिसमें पूरा डिटेल लिखा है, जात, बिरादरी, मजहब सब खोल के रख दिया है, बिल्कुल कच्चा चिट्ठा। जोशी जी, कुर्मी है कि गाहिर है कि कौन है, पूरा सिजरा खोला है। आदमी मराई नहीं लिखा, ये किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार हुआ ये भी नहीं लिखा, पूरा लिखा। उसके बाप कौन है, नाना कौन है, क्या, ताकि पूरा वो आए फ्लेवर। अब इस पे सब कह रहे कानून अपना काम करे और पीड़ित को न्याय मिले। सत्यनारायण कथा खत्म हुई, घर जाओ। जोशी जी, देखिए अमिताभ जी, नफरत कहां से बोई जाती है और नफरत को कौन मानता है? ये वो लोग हैं जो नाथूराम गोडसे को अपना आदर्श मानते हैं, वो भी नफरत थी। ये वो लोग हैं जो किसान अपने घर नहीं जा पाए, इन्हीं के गृह राज्य मंत्री के बेटे ने अपनी सत्ता के नशे में वो थार चढ़ा देने का काम करता है। यही वो पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है। सत्यनारायण की कथा आप कहते रहते ना अमिताभ जी, ये जो घटनाएं मैं बता रहा हूँ, सत्यनारायण की कथाएं मैं सुना रहा हूँ आपको। कानपुर की माँ बेटी की आत्महत्या हो जाती है योगी सरकार में। अभी आपने देखा बीएचयू की लड़की का रेप करने का काम होता है और बनारस माननीय प्रधानमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूंसी होती है। इसके अलावा आप देखोगे हाथरस की जो दलित बेटी है उसको भी योगी सरकार में होता है। इनके सैगर और चिन्मयानंद जी क्या करते हो, किसी देश और प्रदेश से छुपाते हैं। नफरत जिनके डीएनए में हो और देश में जिनकी सत्ता है, ठीक, और जहां पर माननीय मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री संविधानिक पद को तार तार कर देते हो। ठीक है जोशी जी, क्या मैं पूछना चाहता हूं, आपने जो बात कही, क्या हम बता देंगे, हम बता देंगे, वो ठीक है, हम बता देंगे। आपने अपनी बात रख ली, अच्छी बात है। अंतर यही है
बेटी दलित है, दलित में भी कौन सी जात है, इसका सिजरा खोलेंगे, लेकिन राम गोपाल मिश्रा नहीं बोलेंगे ना। कैसे बोल देंगे? और मारने वाला कौन है? सलमान और फहीद और फमान, वो नाम नहीं लेंगे ना। बोले मुंह पर तुम सुपारी रख लो, बोलो नहीं कतई। यही ना, जोशी जी ने जितनी घटनाएं बताई मैंने सब मान ली। तो बहराइच का चैप्टर बंद कर दें, बंद कर दें। बोले रामगोपाल तू था ही मरने लायक, ये मान ले। बोले ये घटना घटी, वो घटना घटी, ईरान में घटी, तू ईरान में घटी, सब मान लिया जोशी जी। तो बहराइच का चैप्टर बंद कर दें, कह देंगे नहीं ठीक है। हमने कहा जिन लोगों ने मारा उनका तेजाब समाप्त करना होगा। जोशी जी कह रहे तेजाब तो भाजपा के पास है, तो भाजपा को समाप्त करो। फिर लड़ रहे हो ना, लड़ो। गोली बंदूक से तो लड़ेंगे नहीं, वोट से ही लड़ाई होगी ना मित्र। मेरी उसमें रुचि नहीं, मेरी रुचि है दिल्ली में 400 चाकुओं के वार करने वाली प्रवृत्ति पर, और बहराइच में आंख निकालने के, नाखून खींचने के, बर्बरता करने वाले की अंदर जो तेजाब है ना, उसका शमन होना चाहिए, उसका दमन होना चाहिए। जोशी जी आपको बोलने में संकोच, मुझे थोड़ी संकोच है। अवधेश पांडे जी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कह रही है कि ये सब तो भाजपा का ही किया धरा है। देखिए अमिताभ जी, राजनीतिक व्यवस्था तो एक अलग प्रकरण है, लेकिन इनकी मजबूरी भी है, इनका डर भी है। डर यह है कि कहीं इनके खिलाफ फतवा न जारी हो जाए, इनकी जीभ काट लेने का। लेकिन जोशी जी, त्रिपाठी जी, अगर किसी भी आदमी के अंदर की गैरत मर जाती है, आदमी उसी दिन मर जाता है, उसको किसी बयान देने का कोई अधिकार नहीं है। और दिखाई पड़ रहा है कि आपके और त्रिपाठी जी के अंदर, आपके अंदर का स्वाभिमान, आपके अंदर की गैरत मर चुकी है। नाम नहीं ले सकते एक बार आप रामगोपाल मिश्रा के साथ, जो हुआ है वो अन्याय हुआ। पूरी तरह लागू है। योगी आदित्यनाथ भी सिर्फ सत्ता में बैठकर सत्ता की मलाई खाएंगे। आपको महसूस होगा रामगोपाल मिश्रा के हाथ होगा, उसके मन में कौन सी राज निकली होगी, किस प्रकार दिखाई दे रहा है। आप राजनीतिक बेहतरी की इतनी जनपद का स्थापन करते हैं कि आप उसकी इस बात को हत्या हो रही है और ये सरकार अपनी बाबाई के झंडे गाड़ रही है। मन ये बता रही है कि हमने कितनी जल्दी स्थिति पर नियंत्रण पा लिया, लेकिन मन की गैर जाएगी इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सत्ता में आपका डबल इंजन इस बात की डर है, अरे फतवा जारी होगा आपकी जीत काट ली जाएगी, इस मजबूरी के साथ आप नाम नहीं लेंगे। आपको गंगा देने वाली और मेरे के अंदर राम नाम सत्य हो जाएगा, समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का। अरे रामगोपाल मिश्रा की आंखें घूस करिए, जब उसके पैर झूठ के नाम करने गए, जब उसकी निकालने का प्रयास किया होगा, उसकी जो आवाज निकली होगी, पैटर्न हुई होगी, दोनों मित्रों को रोकूंगा, दोनों मित्रों को रोकूंगा। दोनों की बात आ गई। तकलीफ तब होती जब कोई बड़ी घटना घट जाए बहराइच जैसी, जो पूरे देश का में उद्वेलन पैदा कर दे, और उसके अभियुक्तों, उसके अपराधियों को, इसी को कवर फायर कहते हैं। किसी अपराध में अपराधियों को कवर फायर देना हो तो ये कह दीजिए ये करवाया किसने। बस जो अपराधी हैं उनको पतली गली मिल गई, बोलो बेटा तुम इधर से निकल जाओ। यही तो कवर फायर है। और कवर फायर का अर्थ क्या है? क्या सच को सच नहीं कहेंगे वोट के डर से? जोशी जी को याद है कि हाथरस में दलित बच्ची, लेकिन हिंदू नौजवान मारा गया, ही नहीं बोल सकते ना, नहीं बोलेंगे। बोले राम भजो, ये नहीं बोलेंगे। किसने मारा, बोले उसका नाम भी नहीं लेंगे। क्यों? बोले नाम लेंगे तो पता नहीं लग जाएगा। अच्छा, आप नाम नहीं लोगे तो पता नहीं है। मैं तो पार्टी जी से, कांग्रेस और सपा दोनों से कहूंगा, आप नाम नहीं लेंगे तो पता नहीं है देश को।
जाने न जाने, गोली न जाने, बाग तो सारा जाने है। जोशी जी, सबको पता है ये राक्षसी कृत्य किसने किया है, कितनों ने किया है, उनका नाम पता है, उनकी बल्दियत पता है, सब तो पता है। छुपाने से क्या लाभ होगा? बच बच के मत खेलिए। ये राष्ट्र का प्रश्न है, ये समाज का प्रश्न है, ये भाजपा कांग्रेस का प्रश्न नहीं है। ऐसी ही अपराध की घटनाओं पर, जो इससे छोटी भी होती है, उसमें आप जाति, धर्म, मजहब, पूरी जन्मपत्री खोल देते हैं। प्रियंका जी हो, राहुल जी हो, अखिलेश जी हो, सब। बहराइच पर मैं इंतजार करता रहा कि ऐसा किसी ने कुछ कहा ही नहीं। अवधेश जी भी नहीं बोल रहे, जो पोस्टर बॉय है समाजवादी पार्टी के, फैजाबाद के सांसद। ये छोटी घटना है क्या? ये बोले चलो यार मर गया। अच्छा, एक इसके उलट बात कहता हूं जोशी जी, त्रिपाठी जी, अगर ये घटना पलट गई होती, क्या जिन लोगों ने राम गोपाल को मारा है, जिवेह किया है, वो लोग ऐसी नृशंसता से मारे गए होते, या उस वर्ग के लोग, त्रिपाठी जी, तो कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का टिप्पणी करने का अंदाज और वॉल्यूम दोनों बदल गए होते कि नहीं? बदल गए होते। क्या क्या ये नहीं कहा जाता कि देश में बताइए ऐसा हो गया, हाहाकार हो गया? तब उनका मजहब बता के बात कही जाती, आज नहीं, और सारा दोष डाल दिया। ये तो अच्छा है कि नेताओं की बात अदालत में मान्य नहीं है, क्या? वरना तो अदालत से केस ही बंद हो जाए। बोले बता तो दिया कांग्रेस ने कि नहीं सब भाजपा ने किया, और सपा ने भी बोल दिया नहीं ना, आप लोगों की चले भैया, तो आप तो छुड़वा ही दो। बोले दे दिया फैसला, बोले इन लोगों ने नहीं मारा, भाजपा ने मारा। अच्छा, तो उनको क्या करें? उनको दही जलेबी खिलाए? वो तो नेपाल भाग गए। हम सच को सच नहीं कहना चाहते। इस देश की बहुसंख्यक आबादी जब आपकी टिप्पणी सुनती होगी तो उसके मन पर क्या बीतती होगी, ये नहीं समझना है? समझना चाहिए ना हमको। इसी पार्शलिटी ने, इसी पक्षपात ने भारत का बहुत नुकसान किया है। भारत की लोक चेतना और राजनीतिक चेतना, उनमें तालमेल ही नहीं है। सियासत किधर भाग रही, लोक चेतना कहीं है। सिर्फ इसलिए डरना कि वो एक दूसरे वर्ग के लोग हैं। सवाल उठाया गया, बोले जी राम गोपाल मर गया, बोले अरे रुक जाओ, राम गोपाल मर गया, डीजे पे गाना कौन सा बज रहा था? राम गोपाल मर गया, इस पर बोलने से अच्छा है आप उस पर बोलने से बचने के लिए आप ये सवाल उठाएंगे डीजे पे गाना कौन सा बज रहा था? अरे कोई गाना बजे तो आप ऐसे शरीर काट देंगे किसी का। इसीलिए मैंने कहा ये उपचुनाव में ये विषय रहेगा। ये एक इलाके की घटना नहीं है, ये घटना पूरे देश के मानस को उद्वेलित करने वाली घटना है। एक राम गोपाल का प्रश्न नहीं। मैंने कहा हत्या करना चाहते थे, एक गोली मार देते, बात खत्म हो जाती, यहां नस काट देते, तब भी मर जाता आदमी। ये जो आपने पाशविकता की है, ये पाशविकता भारत के लिए खतरे की घंटी है। इसीलिए मैंने कहा अंदर तेजाब भरा है, उस तेजाब का दमन होना चाहिए, उस तेजाब का शमन होना चाहिए। बाई इलेक्शन और फुल इलेक्शन आएंगे जाएंगे, जीत हार होती रहेगी, सरकार इनकी हो चाहे उनकी हो, लेकिन ये पाशविकता, ये तेजाब देश में स्वीकार्य नहीं हो सकता। धन्यवाद।